Welcome, friends. I'm Hemant Agarwal, host and coordinator of a webinar conducted by chsselfforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced in societies and will benefit all society members. Website has very simple language articles, various draft of applications, over 130 earlier webinar videos. All the issues of the day-to-day issues of the society are covered in these webinar videos. And more shall be added as and when time permits. This knowledge and experience sharing webinar is conducted in very simple, ordinary, non-technical and non-legal language and can be easily understood by all our friends. Today's topic is आज का विषय है sinking fund, how to calculate usages और various investments. So sinking fund हमारे सोसाइटी में हम कलेक्ट करते हैं, भले वो टेनेंट पार्टनरशिप सोसाइटी हो या टेनेंट को ओनरशिप सोसाइटी हो. टेनेंट पार्टनरशिप का मतलब हो गया वो म्हाडा की सोसाइटी होती है, म्हाडा है, सिडको है, बीएमसी की है, and private societies all are classified as tenant co-ownership societies. दोनों में फंड कलेक्शन का जो फंडा है, जो फॉर्मूला है, वो दोनों का अलग अलग आप कर सकते हो. अलग अलग फंड्स हैं सोसाइटी के, सिंकिंग फंड है, रिपेयर फंड है, एंड सो. बट टुडे वी आर डिस्कसिंग स्पेसिफिकली ओनली द सिंकिंग फंड, और उसके बारे में हम चर्चा करते हैं. टिपिकली सिंकिंग फंड ओरिजिनली जब बायलॉज में डाले गए तो इट वाज सपोज टू बी यूज्ड फॉर इमरजेंसी यूसेजेस. ऐसा बायलॉ में ऐसा दर्शाया गया है, बताया गया हुआ है. लेकिन 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद में एंड एमसीएस एक्ट के सेक्शन 2/27 2/27 सेक्शन 2 सब सेक्शन 27 में सोसाइटी को has now been classified as an autonomous association of persons, which means that the society members can decide how much sinking fund to collect, where to invest within the framework of the law, and how to withdraw and for what purposes can it be used. It is a fund, remember that. It is not an expenditure contribution. अगर आपने सिक्योरिटी गार्ड रखा है तो उसके लिए उसका जो एक खर्चा है 100 रुपया, वो हर मेंबर अपना कंट्रीब्यूट करता है, छोटा अमाउंट सब देता है, और वो फंड, वो कॉन्ट्रीब्यूशंस सिक्योरिटी गार्ड को पगार पानी वगैरह वगैरह के रूप में जाता है. ये जो फंड है, ये पगार पानी, इन अदर वर्ड्स रूटीन खर्चा, डे टू डे खर्चे के लिए आप यूज नहीं कर सकते. However, you can use this fund for any and all types of repairs in the society, major repairs. अब उसका एक सिंपल लॉजिक है, सिंपल फॉर्मूला है. आप अपना बैलेंस शीट लीजिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो शीट है उसके लेफ्ट हैंड साइड में यू विल फाइंड लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर हेड्स, सिक्योरिटी,
अकाउंटिंग, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर वगैरह वगैरह वगैरह. तो presume there are 20 expenditure heads in your income and expenditure statement. So ये जो 20 expenditure heads है, इसको आपको ये समझना है कि it is called as routine expenditures. So for this routine expenditures, you will not be able to use ये sinking fund है, repair fund है वगैरह वगैरह. नॉन रूटीन एक्सपेंडिचर्स क्या हो सकता है? जैसे उदाहरण के तौर पे आपके सोसाइटी में प्लास्टर करना है बिल्डिंग को, या पानी की टंकी रिप्लेस करनी है, या एडिशनल टंकी बनानी है, या सिक्योरिटी गेट बनाना है, या कंपाउंड वॉल खड़ा करना है, या पेंटिंग करना है, या पानी के पाइपलाइन चेंज करना है, रिपेयर करना है, इलेक्ट्रिकल का पूरा केबलिंग सिस्टम चेंज करना है, फ्लोर टाइल चेंज करना है, लॉबी चेंज करना है वगैरह वगैरह. सो एनीथिंग विच इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर. जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रूटीन एक्सपेंडिचर खर्चा जो हेड ऑफ अकाउंट्स लिखा हुआ है, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बोल सकते. लेकिन उसके अलावा और कुछ भी है तो उसको आप क्लासिफाई कर सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर. इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट में, INE में, लेफ्ट हैंड साइड में जो हेड ऑफ अकाउंट्स लिखा हुआ है, उस पे आप डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते हो. लेकिन कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, एक टीवी बाय किया, एक फ्रिज बाय किया, एक सोसाइटी के लिए ऑफ कोर्स इस AC बाय किया, क्लब हाउस का कुछ इक्विपमेंट बाय किया, टेबल कुर्सी बाय किया, कुछ भी बाय किया, लिफ्ट चेंज कर दिया, ऊपर सोलर सिस्टम लगा दिया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा दिया, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का सिस्टम लगा दिया, एंड सो. सो इसके अंदर अगर आपने 1 लाख रुपया खर्चा किया हुआ है, एक उदाहरण देते 1 लाख, आप उसको 1 करोड़ समझिए या 100 करोड़ भी समझ लीजिए. तो ये जो खर्चा किया हुआ है, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ. इस पे आपको कंपल्सरीली आपको डेप्रिसिएशन क्लेम करना है बैलेंस शीट में. तो दिस इज द डिफरेंस रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूटरी एक्सपेंडिचर पे और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे. तो रेगुलर जो कॉन्ट्रीब्यूटरी एक्सपेंडिचर आ रहा है वो आपके सोसाइटी का रूटीन सर्विस और मेंटेनेंस के लिए आपको यूज करना है. आज के दिन पे आपके जो रेगुलर और टिपिकल बायलॉज हैं, जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के वेबसाइट से अगर आप डाउनलोड करते हैं, तो उस पे लिखा होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे उसमें ये लिखा होगा फॉर टेनेंट को पार्टनरशिप बायलॉस. छोटी सी एक टेक्निकलिटी है, तो हम लोग बगैर कुछ सोचे समझे उस चीज को अडॉप्ट कर लेते हैं. बल्कि आपकी सोसाइटी प्राइवेट सोसाइटी होगी, मे बी कंस्ट्रक्टेड बाय लोखंडवाला पीपल, बाय रुस्तम जी, बाय रहेजा, बाय हिरानंदानी. सो दोज आर नॉट टेनेंट पार्टनरशिप सोसाइटीज. टेनेंट पार्टनरशिप सोसाइटीज का मतलब ये हो गया कि प्रॉपर्टी आपको अलॉट किया हुआ, उसका कोई एग्रीमेंट नहीं होता है. जैसे आपने माड़ा से एक प्रॉपर्टी लिया, माड़ा को आपने 100 रुपए दिया एक फ्लैट का, 100 रुपए का एग्रीमेंट नहीं बनता है. आपको वो पैसा लेता है और आपको अलॉटमेंट लेटर इश्यू करता है. सो जहां अलॉटमेंट लेटर वाला प्रॉपर्टी आपको मिला हुआ है, दैट इज अंडर टेनेंट पार्टनरशिप सोसाइटी. और जहां आपको सेल एग्रीमेंट या सेल डीड बना हुआ है बिल्डर के साथ में, तो वो सोसाइटी होगी टेनेंट को ओनरशिप सोसाइटी. एक मजेदार बात यह है कि MCS एक्ट में और MCS रूल्स में आज के दिन पे सिंकिंग फंड का वर्णन नहीं दिया हुआ है. दैट मीन्स कानूनी तरफ से सिंकिंग फंड जो लेना देना है वो सिर्फ बायलॉज के अंदर दिया हुआ है.
और अगर बायलॉज के अंदर दिया हुआ है तो एक्ट क्या बोलता है, सेक्शन 13 रूल 12, कि बायलॉज को अमेंड कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो। बायलॉज में अगर ये लिखा है सिंकिंग फंड, बायलॉ नंबर 13C में लिखा हुआ है सिंकिंग फंड 0.25% ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। क्वेश्चन अराइजेस इज मिनिमम लिखा है वर्ड, तो क्या आप उसको 0.30, 0.90 या 2% या कुछ भी कर सकते हो क्या? आप कर सकते हो उसको, क्योंकि अमेंडमेंट का जो पावर है, बायलॉज का अमेंडमेंट का कुछ भी अथॉरिटी है वो जनरल बॉडी के पास में। सेक्शन 75 बोलता है कि बायलॉ का अमेंडमेंट का प्रोविजन है, तो बायलॉ का एजेंडा रखो, बायलॉ अमेंड करो, और जो अमेंडमेंट का जो फाइनल डिसीजन है वो सेक्शन 72 के 72 के अंदर में होता है, जो बोलता है कि जनरल बॉडी का डिसीजन इज सुप्रीम एंड फाइनल। तो अगर जनरल बॉडी में आपने ये तय किया हुआ है कि भाई बायलॉ में जो लिखा है 0.25% हम वो कंटिन्यू करेंगे, तो वो फाइनल हो गया। लेकिन अगर आप जनरल बॉडी में, एजीएम में, या इवन इन एसजीएम ऑल्सो, तो इफ यू से कि नो वी आर ऑल डिसाइडिंग with simple majority that our sinking fund under bylaw number 13C should be 0.50. It has got no relation to your repair fund, remember that. कोई कंपैरिजन मत करो कि 3 गुना होगा तो रिपेयर फंड होगा, ये एक गलत फहमी है कि 3 गुना होना है। आप उसको कम भी कर सकते हो और आप उसको ज्यादा भी कर सकते हो और उसको बहुत ज्यादा भी कर सकते हो। जैसे मैंने बताया कि बायलॉज को चेंज करने का जो अधिकार क्षेत्र है वो एक्ट में सेक्शन 13 रूल 12 में वो जनरल बॉडी को दिया हुआ है, सेक्शन 75 और सेक्शन 72 के अंदर में। बायलॉ अमेंड कर दिया, अमेंड करने का तौर तरीका सेक्शन 13 में लिखा हुआ है, डिप्यूटी रजिस्ट्रार के पास दे दिया 2 महीने के अंदर, जिस दिन रेजोल्यूशन पास किया। टोटल 60 डेज में आपका बायलॉ अमेंड करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए आपको डी या डिप्यूटी रजिस्ट्रार के पास देना है, कर दिया। अब प्रश्न ये आता है कि डिप्यूटी रजिस्ट्रार के पास अधिकार क्षेत्र है क्या ये बोलने के लिए कि नहीं आपका ये 0.25 ही रखना पड़ेगा? उसके पास वो अधिकार क्षेत्र नहीं है। वो अधिकार क्षेत्र सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के जनरल बॉडी के पास में। और अगर एक रेजोल्यूशन जनरल बॉडी में पास किया हुआ है तो उससे भी एक बड़ी मजेदार बात है कि रेजोल्यूशन पास किया हुआ है, उसको चेंज करने का, उसको कैंसिल करने का, उसको सेट असाइड करने का, उसको क्वैश करने का या कुछ भी करने का अधिकार रजिस्ट्रार को नहीं है। अगर आपको तकलीफ है उस रेजोल्यूशन से तो रजिस्ट्रार को के पास में जाने का कोई मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि उसके पास उसका अधिकार क्षेत्र है ही नहीं। उसके बारे में कोई डिस्प्यूट है या ग्रीवेंस है या तकलीफ है तो आपको सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर कोऑपरेटिव कोर्ट में जाना है, नॉट इन कंज्यूमर कोर्ट। कंज्यूमर कोर्ट में जाना है तो वो सेक्शन 91 दिया हुआ है कि कोई भी डिस्प्यूट है जनरल बॉडी के रेजोल्यूशंस के बारे में तो आपको कोऑपरेटिव कोर्ट ही जाना है और कहीं नहीं। कोऑपरेटिव कोर्ट में आप जाते हो, बोलता है कि भाई हमने तो रेजोल्यूशन पास किया जनरल बॉडी का, दिखा दिया मेजॉरिटी का रेजोल्यूशन है उसके अंदर, तो द कोर्ट आल्सो विल नॉट से कि नो आई एम सेटिंग इट असाइड जस्ट बिकॉज इट इज सो एंड सो and that the general body did not have authority to do it. जनरल बॉडी के पास अथॉरिटी है तो सेक्शन 72 में लिखा हुआ है। अब 0.25 ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लिखा हुआ है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डिटरमाइन कौन करता है? मैं और आप नहीं कर सकते। उसके लिए एक रजिस्टर्ड, क्वालिफाइड, सर्टिफाइड आर्किटेक्ट का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का सर्टिफिकेट जरूरी है। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कोई भी कॉन्ट्रैक्टर या कोई भी इंजीनियर या कोई भी बिल्डर कंपिटेंट नहीं है वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का सर्टिफिकेट देने के लिए।
आप कहोगे मैंने बिल्डर से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का सर्टिफिकेट ले लिया, उसके पास अधिकार नहीं है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का सर्टिफिकेट देने के लिए। तो you have to see that it is issued by the registered architect also. A general body can increase this minimum 0.25 to any higher percentage, 0.30, 0.50, 0.90, whatever. Only via prior notice agenda with a simple majority resolution. आर्किटेक्ट आता है, आपके बिल्डिंग को देखता है, कौन से एरिया में है, सरकारी रेडी रेकनर वैल्यू का रेट क्या है, म्युनिसिपैलिटी का कैपिटल कॉस्ट क्या दिखाया जाता है, आपकी बिल्डिंग्स में क्या क्या एमिनिटीज और फैसिलिटीज है। अगर आपकी बिल्डिंग में 12 लिफ्ट है तो आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गया। अगर आपकी बिल्डिंग का हाइट, इंडिविजुअल फ्लैट का हाइट 9 फीट है तो उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अलग होगा, 10 फीट वाले का अलग होगा, 11 फीट वाले का अलग होगा। आपका लग्जरी लॉबीज है, वो सब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में वो जुड़ता चला जाएगा। तो बेस्ड ऑन ऑल दिस थिंग्स वो डिटरमाइन करता है कि आपका फ्लैट का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली लेटेस्ट से 500 रुपया पर स्क्वायर फीट है। अब हम इसका एक पर्टिकुलर ईयर भी लेते हैं, साल भी लेते हैं, क्योंकि हमको समझना ये चाहिए कि मेरी बिल्डिंग 40 बरस जूनी है लेटेस्ट से। सो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम सोचे कि हमारी बिल्डिंग का ओसी आया, मीन्स ओसी का मतलब ये कि हमारी बिल्डिंग पूरी तरीके से लीगल है और आप उसको ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो ऑक्यूपाई किया, फ्लैट को किया, उस फ्लैट का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 1980 का 500 रुपया था। ऐसा वाला सर्टिफिकेट उस जमाने के आर्किटेक्ट ने दे दिया। धीरे धीरे 5-1 साल के बाद में दैट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इंक्रीजेस, टिपिकली इंक्रीज होता ही होता है। अगर आप गूगल करोगे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट फॉर वेरियस ईयर्स तो आपको कुछ कुछ फिगर सामने आने शुरू हो जाएंगे। मलाड एरिया का इतना है, बैंड्रा एरिया का इतना है। एरिया वाइज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम ज्यादा होता है। आपकी बिल्डिंग की हाइट के हिसाब से भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज्यादा कम होता है। वो आर्किटेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने बिल्डिंग में क्या मटेरियल यूज किया हुआ है और कितना बिल्डिंग का स्ट्रेंथ यूटिलाइज किया हुआ है। नेशनल बिल्डिंग कोड बोलता है एक बिल्डिंग की लाइफ टिपिकली प्रिस्क्राइब्ड लाइफ 50 बरस की है, लेकिन वो आर्किटेक्ट बोलता है कि नहीं, मैं एडिशनल और एडवांस टेक्नोलॉजी और अर्थक्वेक टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए बिल्डिंग की लाइफ में 70 इयर्स डिटरमाइन करता हूं। कर दिया। वो एडिशनल मटेरियल जो लगा उस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के अंदर, एक्स्ट्रा में भी उसको आयरन बार्स लगे होंगे, सलिया लगा होगा, एक्स्ट्रा क्वालिटी का सीमेंट लगा होगा, पिलर जो 8 इंच का होता है हो सकता है उसने 10 इंच का बनाया होगा, वो हमारे जानकारी में नहीं हो सकता है। अगर ये सारी चीजों को देखें तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इंक्रीज होता है। अब 1980 का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 500 रुपया है, उस हिसाब से अपने 0.25 टिपिकली जो हम लोग लेते हैं वो करते चले गए। 2025 में आ गए। 2025 में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपके बिल्डिंग का, लेटेस्ट से अगर हम बोरीवली एरिया की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एवरेज 10,000 रुपीज को पकड़ना होगा 2025 में। और ए बेसिक सिंपल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, लेटेस्ट से विथ 2 लिफ्ट्स and a building height of let us say 10 feet। अब ये भी ध्यान रखिए कि अगर आपकी बिल्डिंग की हाइट जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ते जाएगा। So if you are taking construction cost of 1980 then it will be a highly unwise thing
और एट द एंड जब कभी बड़ा कोई खर्चा निकलता है तो लोगों को एक साथ पैसा देना तकलीफजनक होता है। लेकिन अगर आपके पास सिंकिंग फंड में कोई अमाउंट जमा है, इट इज ए फंड, FUND, जस्ट लाइक आपने डब्बे में कुछ पैसा डाल के रख दिया हुआ है या बैंक में FDR करके रख दिया हुआ है या शेयर मार्केट में कर दिया वगैरह वगैरह। सो इट इज ए fund. It is lying over there, not being used for anything else, only for capital expenditure. तो टिपिकली अगर पुरानी बिल्डिंग है तो हर 5-5 साल में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का सर्टिफिकेट लेना होता है और वो हिसाब से आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को रिवाइज करना है। सिंकिंग फंड रजिस्टर मेंटेन करना है फ्लैट वाइज, आदमी के वाइज नहीं, फ्लैट वाइज। आदमी तो आज है कल चला गया, बेच के चला गया या जो भी कुछ हो गया, लेकिन फ्लैट 101 के अंडर में हर साल का 1200 रुपये जमा हुआ, उसके अगले साल भी 1200 जमा हुआ, ऐसे करते करते वो 1200 रुपये जमा होता चला गया। कई सोसाइटी में ऐसा सोचा जाता है कि मेरे पास में 1 करोड़ रुपया सिंकिंग फंड का जमा हो गया है। सिंकिंग फंड का मतलब एक और टेक्निकलिटी भी है कि आपने 1 करोड़ जमा किया, बैंक में लिया, बैंक से आपको इंटरेस्ट भी आया, आप सोचते हैं मैं वो इंटरेस्ट अलग से निकाल के ले लेता हूँ और रेगुलर खर्चे में यूज कर लेता हूँ। दैट सिंकिंग फंड एंड इट्स इंटरेस्ट फॉर्म्स अगेन ए कंपोनेंट ऑफ द सिंकिंग फंड इटसेल्फ। वो भी एक्ट में लिखा हुआ है, बायलॉज में लिखा हुआ है। तो यू कैन नॉट से कि मैं उस सिंकिंग फंड का इंटरेस्ट जो है वो सिंकिंग फंड का कंपोनेंट नहीं है, टुकड़ा नहीं है, वो अलग से है, इसके लिए मैं उसको अलग से यूज करता हूँ। वो एक गैर कानूनी काम होगा। सो आपने 1 करोड़ रुपए का खर्चा कर दिया सिंकिंग फंड का, उसके बाद में कुछ सोसाइटीज ऐसे सोचती है कि नहीं अभी बैलेंस सिंकिंग फंड तो खर्चा हो गया, FDR तो है नहीं, वो जो डब्बा था जिसके अंदर हर साल पैसा डाला करते थे वो खाली हो गया, तो उसको वापस भरना चाहिए। तो अभी हम लोग मेंबर से वापस सिंकिंग फंड लेते हैं, मतलब रेगुलर सिंकिंग फंड जो 0.25% चला रहा है प्लस जो सिंकिंग फंड खर्चा हो गया वो भी लेते हैं। ये एक दूसरा गैर कानूनी काम होगा। इन अदर वर्ड्स, जो 0.25 प्रिस्क्राइब्ड है बायलॉज में या कोई बात का जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन उसके वॉयलेशन में वो जाएगा। आप अगर रिप्लेनिश करेंगे या रिकवर करेंगे एक्स्ट्रा सिंकिंग फंड कॉस्ट, तो वो जो आपका बायलॉ नंबर 13.25% है वो उसके ऊपर चला जाएगा जो वॉयलेशन होगा। टिपिकली माड़ा टाइप की सोसाइटीज में, टेनेंट पार्टनरशिप टाइप की सोसाइटीज में आपको सिंकिंग फंड का स्टेटमेंट हर मेंबर को देना है, ये आपके बैलेंस शीट वगैरह के साथ में डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको। सिंकिंग फंड टिपिकली आज के दिन पे हम क्या कर रहे हैं, आज के दिन पे हम वो कोऑपरेटिव बैंक्स में इन्वेस्ट करते हैं। हम उसको नेशनलाइज बैंक में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फॉर द लॉन्गेस्ट पॉसिबल टेन्योर। अगर बैंक बोलता है कि हमारे पास आप 20 साल के लिए रख दो, 50 साल के लिए रख दो, हम आपको बेस्ट टू बेस्ट इंटरेस्ट दे सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, तो आप वहां पे वैसा कर सकते हो। अब चूंकि अगर गूगल करेंगे तो आपको ऐसा मालूम पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट इन कोऑपरेटिव बैंक्स जो भी हमारे सामने पिछले 2-5 सालों में इतिहास से मालूम पड़ा है कि कोऑपरेटिव बैंक में आपका इन्वेस्टमेंट स्टेबल नहीं है। कोऑपरेटिव बैंक कब बंद होती है और कब शुरू होती है हमें उसे अंदाज नहीं है, पैसा वहां पे अटका रह जाता है। सो हम लोग वो जो फंड है वो नेशनलाइज बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप नेशनलाइज बैंक में भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हो तो देन द लॉ हैज प्रोवाइडेड
कि आप उसको म्यूचुअल फंड्स में, शेयर मार्केट में, गवर्नमेंट के स्पेसिफाइड बॉन्ड्स में यू कैन इन्वेस्ट। सेक्शन 154B(15) में प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि आप अपना दूसरा फंड्स आप उसको क्रिएट करके आप उसको यूज कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। 117, 154B का सबसेक्शंस में ऐसा लिखा हुआ है। सिंकिंग फंड लेते हो तो उसके ऊपर सोसाइटी को जीएसटी भी लेना है। ऐसा नहीं कि फंड है इसके लिए हम उसको जीएसटी के दायरे से बाहर रखेंगे। तो अगर आपने मेंबर से 100 रुपया सिंकिंग फंड लिया है तो आज के दिन का यू हैव टू टेक 18% एज जीएसटी, which will not form component of the sinking fund. It will have to be deposited separately as GST. Of course, for calculating GST, there is a condition that the society turnover should cross 20 lakh rupees. And there are so many things also on that. टिपिकली अगर सोसाइटी के विरुद्ध में कोई अटैचमेंट्स निकलता है, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स का है, एनए टैक्स का, नॉन एग्रीकल्चरल टैक्स है, इनकम टैक्स का है, प्रोफेशन टैक्स है, जीएसटी है, तो इट कैन बी अटैच्ड। और आपका ये जो फंड्स है कोऑपरेटिव बैंक्स में या नेशनलाइज्ड बैंक्स में, दे कैन बी आल्सो अटैच्ड। You can invest all your funds in a cooperative bank. You can invest all your funds in a nationalized bank, but you will not be able to invest your funds in private banks. All funds can be invested in other societies. आपके बगल बाजू वाली एक सोसाइटी है, एबीसी सोसाइटी है, वो आपको बोलती है कि भाई आपके पास में 1 करोड़ पड़ा हुआ है, आप हमको लोन दे दो और इतना % इंटरेस्ट आपको देंगे। सो बाय फॉलोइंग ड्यू प्रोसीजर्स ऑफ लॉ आप अपना फंड दूसरे सोसाइटीज को आप दे सकते हैं। जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स को कैसे देते हो, वो भी एमसीएस एक्ट में रजिस्टर्ड है, रेड विद आरबीआई रूल्स वगैरह, ऐसे आप दूसरे सोसाइटीज को भी दे सकते हो। यू कैन इन्वेस्ट योर फंड्स, एनी एंड ऑल फंड्स, इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, शेयर्स, डिवेंचर्स, securities, but only after prior notice agenda। आपके नोटिस एजेंडा में होना चाहिए कि सर वी हैव गॉट 1 करोड़ रुपीज इन द सिंकिंग फंड, वी प्रपोज टू इन्वेस्ट दिस मनी इन द गवर्नमेंट बॉन्ड्स। एंड गवर्नमेंट बॉन्ड का लिस्ट prepared by a certified financial advisor. Certified financial advisors are registered only with Security Exchange Board, SEBI जिसको कहते हैं, SEBI। Now दूसरी जगह फंड्स इन्वेस्ट करने का प्रोविजन एक्ट में कहाँ पे लिखा हुआ है, वो 154B(17) में लिखा हुआ है कि आप दूसरे जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो, पर ध्यान रहे इट हैज टू बी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर ओनली। उसका एडवाइजर का क्यों चाहिए रिपोर्ट, क्योंकि ही विल सर्टिफाई कि आप ये फंड यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। जनरल बॉडी में डिस्कस करना है, आप वो फाइनेंशियल एडवाइजर को एज अ स्पेशल इनवाइटी जनरल बॉडी मीटिंग में बुला सकते हो फॉर ब्रीफिंग द जनरल बॉडी मेंबर्स। ही विल ब्रीफ एंड देयर आफ्टर यू कैन टेक a decision. You will not be able to take your own decision to invest in any government bonds or shares, that is stock market, or debentures, or mutual funds, or any securities. In the event if there is any complication with any investments,
then the report of the SEBI registered financial advisor becomes helpful for determining any vicarious or criminal or civil liability on the members, on the managing committee members. योर सिंकिंग फंड यूसेज आप किस किस चीजों में कर सकते हो? एक छोटा सा उदाहरण के लिए, वी कैन यूज इट फॉर रिप्लेसिंग द लिफ्ट, यू कैन यूज इट फॉर रिप्लेसिंग द एंटायर इलेक्ट्रिसिटी सर्किटरी, केबल्स, वायरिंग्स, आपका एमसीबीज और वगैरह वगैरह, which includes the civil repairs. You can use it for replacing water pumps, generator sets. आपकी अगर बिल्डिंग में लिफ्ट है तो जनरेटर सेट भी कई लोग रखते हैं. कंपाउंड वॉल गिर जाता है या हाइट बढ़ानी है, बिल्डिंग को पेंट करना है, बिल्डिंग को प्लास्टर करना है, लीकेजेस से बचाना है, ये है वो है, वाटर टैंक का रिपेयर है, यू कैन यूज इट. पीपल से, or earlier it was this way कि we have to take permission from the deputy registrar or auditor to use the sinking fund lying in my own society. जब से हमें autonomous functioning body का खिताब मिला है, टाइटल मिला है सेक्शन 2 में अगर आप देखेंगे तो, और 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हिसाब से, तो उसका अधिकार क्षेत्र नहीं रह गया. नाउ इट इज in the hands of the general body only. You cannot use a sinking fund or repair fund interest to pay any dividend or honorarium money to the society members or to the managing committee members. The earned or accumulated interest on sinking fund forms again a part of the sinking fund itself. कई सोसाइटी में सिंकिंग फंड नहीं लेते, याद नहीं रहता, या पहले से फॉर्मूला नहीं है, लेकिन बायलॉज में लिखा हुआ है सिंकिंग फंड 0.25, मिनिमम 0.25. सो द वर्ड मिनिमम मीन्स आपको उसके नीचे नहीं लेना है, आप उसके ऊपर ले सकते हो. अगर उसके ऊपर लेना है तो आपको एक जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन चाहिए. जो रेजोल्यूशन आप या तो एजीएम में ले लो या तो एसजीएम में ले लो और उसको आप वहां पे लागू करो. सो इफ द मैनेजिंग कमिटी इज नॉट कलेक्टिंग सिंकिंग फंड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द बायलॉज, दैट मीन्स इट इज कॉजिंग लॉसेस टू द सोसाइटी and the MC becomes liable for prosecution for negligence and deficiency under section 73 1AB and 146E. ऑडिट जब आपका ऑडिटर करता है, ऑडिटर आपका बैलेंस शीट, उसको ये सारी चीजें आपके ऑडिटर रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट करनी है. सिंकिंग फंड कलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, उसकी ईयर वाइज एफडी बनी है या नहीं बनी है, उस एफडी को बैलेंस शीट में सिंकिंग फंड के अगेंस्ट में ईयर मार्क किया है या नहीं किया हुआ है, आपने सिंकिंग फंड रजिस्टर में इंडिविजुअल मेंबर का जो कंट्रीब्यूशन आया क्या आपने उसको रिकॉर्ड किया हुआ है या नहीं है. मैनेजिंग कमिटी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्निंग बॉडी एंड ऑल्सो द ट्रस्टी ऑफ सोसाइटी प्रॉपर्टीज. सोसाइटी प्रॉपर्टीज में क्या क्या हो गया, जो भी फंड्स है वो सोसाइटी की प्रॉपर्टी है, और मैनेजिंग कमेटी की खुद की नहीं है, वो अब मेंबर की भी नहीं है, अब वो सोसाइटी की प्रॉपर्टी गिनी जाती है. सो इट इज डिपॉजिटेड ऑन बिहाफ ऑफ द सोसाइटी इन द बैंक. इट इज नॉट डिपॉजिटेड ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर्स इन द बैंक. द मेंबर्स कैन नॉट ऑब्जेक्ट कि मेरा पैसा डिपॉजिट करो या नहीं करो, या मेरा पैसा आपके पास पड़ा हुआ है तो उसका जो इंटरेस्ट आया वो मुझे दे दो, आप सिंकिंग फंड रखे रहो करके. इफ द मैनेजिंग कमिटी विड्रॉ सिंकिंग फंड और रिपेयर फंड फॉर एनी अदर पर्पसेस विदाउट प्रायर नोटिस, एजेंडा एंड जनरल बॉडी रेजोल्यूशन, then the managing committee becomes liable
for various criminal offenses, including breach of trust, cheating, fraud, misrepresentation, and so and so. टिपिकली सोसाइटी की बहुत पुरानी लाइबिलिटीज, स्टैट्यूटरी लाइबिलिटीज, गवर्नमेंट के लाइबिलिटीज, लेजिटिमेट डिमांड्स बाय इनकम टैक्स। आपने 20 साल से इनकम टैक्स नहीं भरा, उसका स्क्रूटनी हुआ, कैलकुलेशंस हुआ, फाइन आया, पेनल्टी आया, पेंडिंग इनकम टैक्स आया, सेम विद जीएसटी, सेम विद प्रॉपर्टी टैक्स, सेम विद एनी टैक्स। अगर ये सारी चीजें ऐसा वक्त पे आ जाती है तो यू कैन यूज दिस फंड्स टू पे ऑफ योर ओल्ड लाइबिलिटीज, प्रोवाइडेड ये जो खर्चे होने हैं, स्टैट्यूटरी लाइबिलिटीज की बात कर रहे हैं हम, रूटीन एक्सपेंडिचर की बात नहीं कर रहे। तो ये जो अगर लाइबिलिटीज, स्टैट्यूटरी लाइबिलिटीज पे करना है तो आप उसे जनरल बॉडी के रेजोल्यूशन से आप उसे अप्रूव करा सकते हो। Such funds also can be used to pay off damages and compensation to members or to vendors or whosoever as and when directed by the consumer court or other courts। कई बार क्या होता है कि मैनेजिंग कमेटी की गलती की वजह से या सोसाइटी की गलती की वजह से या किसी की भी गलती की वजह से एक मेंबर कंज्यूमर कोर्ट में मैटर फाइल कर देता है। कंज्यूमर कोर्ट बोलता है कि सोसाइटी को 20 लाख रुपए का डैमेजेस पे करने को, कॉस्ट पे करने को मैं ऑर्डर करता हूँ। अभी सोसाइटी के पास तो फंड्स नहीं है वो, और कंज्यूमर कोर्ट ने तो बोल दिया कि 15 दिनों के ऊपर देना है उस अनिल भाई को, नहीं तो उसके ऊपर 9% इंटरेस्ट लगता चला जाएगा। ये तो कोर्ट का ऑर्डर है, अब पैसा कहाँ से लाएंगे? तो ये सब चीज को टाइड ओवर करने के लिए आप अपना ये सब फंड्स डब्बे में हाथ डाल के निकाल सकते हो और यूज कर सकते हो। सिंकिंग फंड और बाकी जो भी कुछ फंड्स है आपके सोसाइटी में, आप अपने सेल्फ रीडेवलपमेंट पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हो। बिल्डिंग के सेल्फ रीडेवलपमेंट करना है या रीडेवलपमेंट करना है, जैसे मैंने बताया अगर मेजर रिपेयर्स करना है तो आप उसको यूज कर सकते हो। सेल्फ रीडेवलपमेंट के टाइम पे आपके पास अगर 5 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है सारे फंड्स को मिला के, और आप सेल्फ रीडेवलपमेंट करो, मतलब खुद ही रीडेवलपमेंट करते हो, तो बैंक्स देखता है कि भाई आपकी हैसियत औकात क्या है आपकी सोसाइटी की। बोलता है अच्छा आपके पास 5 करोड़ पड़ा हुआ है, ठीक है, आई गिव यू 8 times of that particular amount because your financial health is very good, so I will give you 40 crores as loan to the society for your self redevelopment, because they realize if the society has this big of an amount, if the project is mortgaged to the bank, then it has got repayment capacity also. So the banks also will think of like they can fund your amount. But all these things are based on what? On the amount shown under those funds in your balance sheet. So कुछ तो सबूत तो देना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, मेरी कितनी कैपेसिटी है, मेरे पास कितने फंड्स पड़े हुए हैं, वगैरह वगैरह। I will show you a small chart. One moment, I'll just ओके। तो अगर आप ये चार्ट पे देखेंगे तो आपका जो आज के दिन में सिंकिंग फंड है, इसके लिए हमने ये वर्ड यूज किया हुआ है रिस्ट्रक्चरिंग। सिंकिंग फंड
आज हम सिंकिंग फंड के बारे में बात कर रहे हैं। आपका टोटल स्क्वायर फीट एरिया लेना है बिल्डिंग का कितना है एज पर इंडिविजुअल एग्रीमेंट्स। सपोजिंग आपके 4 टावर हैं, एक टावर 1 एंड सो एंड सो, और उसका इंडिविजुअल एरियाज दिया हुआ है। टोटल एरिया हो गया, जैसे टोटल 37 31 60 है। टावर 1 में इतने फ्लैट्स हैं, अलग अलग साइज के, 1 BHK 2 BHK वगैरह वगैरह। टोटल ग्रॉस एरिया, एक छोटा सा कैलकुलेशन है, थोड़े समझने वाली बात है ना। जैसे टावर 1 में 1030 का एक फ्लैट है, प्लस ये है वगैरह वगैरह करके टोटल कितने फ्लैट्स हैं? 80 फ्लैट्स है। तो उसका एरिया कितना हो गया? 82,100 हो गया। ये सारे मिला के आपके टोटल एरिया फॉर टोटल 20 फ्लोर्स इज इक्वल टू 38 सो एंड सो। बट हियर आई हैव टेकन ओनली 373,160, तो बाकी का 10,000 कहाँ चला गया? वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसको अगर आप देखेंगे, रीड करेंगे, टोटल ग्रॉस एरिया आपका 383 है फॉर ऑल द 4 टावर्स लेस। अभी 20 माले का टावर है, तो रेफ्यूज फ्लैट्स भी है उसके अंदर, रेफ्यूज एरिया जिसको कहते हैं। तो रेफ्यूज एरिया का अप्रोक्सीमेटली एरिया कितना है? इतना है। तो आपने इतना एरिया रिड्यूस किया, ये रेफ्यूज एरिया का। सो हियर वी आर रिड्यूसिंग 9840. Now read this particular thing carefully. So then you will come to know कि 373,160 का फिगर कहां से आया। So here we are taking 373,163. So this is the figure we will be taking for determining the construction cost. क्योंकि रेफ्यूज एरिया का फ्लैट है नहीं, इसके लिए उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नहीं लिया जा सकता है, उसके लिए हमने वो फिगर माइनस कर दिया। इट डिपेंड्स आपके बिल्डिंग में कितने रेफ्यूज फ्लैट्स हैं। ये सारी चीजों का डिटेल, इसी तरह का चार्ट आपको आपका आर्किटेक्ट देगा। अभी हमने यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ न्यू एंड ओल्ड सिंकिंग फंड। आपने एक जमाने पहले ओल्ड रेट लिया, चला आ रहा है नॉन स्टॉप, जो जैसे मैंने बताया कि वो बुद्धिमानी का काम नहीं है। तो उस जमाने में 0.14 पर स्क्वायर फीट पड़ रहा था। तो 2 BHK के इतना फ्लैट का इतना एरिया, उसका पर फ्लैट का सिंकिंग फंड मंथली कितना होना चाहिए। रिपेयर फंड के बारे में हम अगले वेबिनार में बात करेंगे। So now this is your old rate, and now with the enhanced rate, it is this rate. Earlier we were calculating at 0.14 per square feet. Now we are calculating it as 0.42 per square feet. So this way you have to give this particular chart to your general body members in an AGM and make changes in your AGM for collecting the latest dated sinking fund based on such chart provided by your registered architect. Okay, now we come to old cost of construction and current cost of construction. एक एग्जाम्पल है, हमने जो ऊपर अभी 0.14% देखा,
ये 0.14% देखा हमने, ये वाला, वो यहां से कैलकुलेट होके आया. So this is the way the calculation is done. 0.25% on 680 equal to so and so 1.70 per square feet per annum basis, means 0.14 per square feet per month basis. आज का नया क्राइटेरिया ये आता है. नाउ प्लीज रीड दिस ऑल्सो, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है समझने के लिए. इस विषय पे हर ग्रुप्स में, मीडिया पे, न्यूज़पेपर्स में, सोसाइटी मीटिंग्स में, फेडरेशन मीटिंग्स में ये नॉन स्टॉप चर्चा होती रहती है. यू आर कलेक्टिंग sinking fund at old construction cost of 680 per square feet. But the today's construction cost is 2,000 rupees per square feet. So this is the way you have to make adjustments. We will take a 2-minute break, friends, and then we will come back. Just bear with us for 2 minutes. Welcome back, friends. Now we can take up questions. Questions are only relating to today's topic. आज का विषय जो है हमारा सिंकिंग फंड के ऊपर है. आप कोई भी प्रश्न सिंकिंग फंड के ऊपर पूछ लीजिए. आपके स्क्रीन पे हैंड सिंबल है, उसको क्लिक करिए. वी विल टेक अप योर क्वेश्चंस इन सीक्वेंस. We are taking only one short question per person. While asking questions, please switch on your video. This webinar does not provide any type of consultations or advice to your problems. Friends may ask questions only relating to today's topic. Knowledge and experience sharing is based on take it or leave it basis, without any type of liability or responsibility whatsoever and whichsoever.
We also invite our friends over here, anybody who's interested to lecture at our Saturday evening webinars. Anything related to housing society issues, which can be your routine issues, BMC issues, income tax issues, GST issues, any disputes, memberships, balance sheet, audit, AGMs, वगैरह. You are welcome to speak to our webinars. Just let me know. Please speak, support, and motivate other members also with your good and bad experiences. So our first question is by Mr. Ganpat Rathod. Mr. Ganpat Rathod, please. राठौड़ साहब अनम्यूट करिए सर माइक्रोफोन. 1 minute. Okay, sir, go ahead. राठौड़ जी. हाँ, गुड इवनिंग सर. बोलिए. वाटर पंप और लिफ्ट रिपेयर की इमरजेंसी आ गई है और सिंकिंग फंड है वो उसके पहले कहीं दूसरी जगह मतलब यूटिलाइज कर लिया और अभी इसमें जो एस्टिमेट आ रहा है वाटर पंप रिप्लेस करने के लिए और ये लिफ्ट रिपेयर करने के लिए उसमें फंड कम पड़ रहा है, तो एडिशनल फंड है वो रेज कर सकते हैं इसमें स्पेशल. आप ऐसा समझिए कि आपका लेटर से वाटर पंप पकड़ते हैं. हाँ. रिपेयर करना है या रिप्लेस करना है, ये दो अलग अलग चीजें हो गई. ओके, अगर रिपेयर करना है तो आपका जो सर्विस और मेंटेनेंस में जो कंपोनेंट आप लेते हो उसको आपको फैक्टर इन करके उसमें से पैसा निकाल के रिपेयर करना है. उसका रिपेयर वाला जो फंड डाल दिया 100 रुपया, उसका डिप्रेसिएशन आप क्लेम नहीं कर पाओगे. हाँ, लेकिन अगर आपने ये सोचा कि मेरा वाटर पंप का कॉस्ट 100 रुपया है, इसको बनाने में 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया लग सकता है, 50 रुपया लग सकता है, और आपका टेक्निकल आदमी बोलता है कि नॉट वर्थ द रिपेयरिंग द वाटर पंप, थोड़ा टाइम चलेगा, वेस्ट हो जाएगा, पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है. वैसे भी बुद्धिमानी यही होती है कि वाटर पंप हर 5-5 साल में बदली कर दिया जाता है. कारण वाइंडिंग वीक हो जाती है. हम लोग सोचते हैं वाइंडिंग वीक हो गया तो क्या हो गया, चल तो रहा है ना. चल नहीं रहा सर, वो आपका इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा खींच रहा है. हर साल आपका 5-5, 6-6, 8-8, 10-10% वो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा खींचेगा. जितना वाइंडिंग वीक होएगा ज्यादा खींचेगा. तो अगर आपका 1 लाख रुपए का बिल आ रहा था 2020 में इलेक्ट्रिसिटी का पंप के ऊपर, तो 2021 में आपका वो बिल जाएगा 1.10 lakhs. देखिए, कैलकुलेशन तो करना है कहीं ना कहीं, कॉस्टिंग जिसको कहते हैं. 2022 में आपका बिल जाएगा 1.20 lakhs इलेक्ट्रिसिटी का. खाली पानी उतना ही खींच रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ रहा है क्योंकि पंप पुराना हो गया, टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है, वाइंडिंग वीक हो गई है, जितना उसको चलना चाहिए उतना ना चल के थोड़ा सा कम चल रहा है, ज्यादा पावर खींच रहा है. तो बुद्धिमानी क्या बोलती है, टेक्नीशियन को ओपिनियन लो, पंप चेंज करना है या रिपेयर करना है. अगर चेंज करना है तो आपके जितने भी फंड्स पड़े हैं सोसाइटी में आपके बैलेंस शीट में, आप उसमें से कोई भी चूज करके आप उसको यूज कर सकते हो. लेकिन यूज करने के लिए आपको उसको जनरल बॉडी का परमिशन लेना ही लेना है. मैनेजिंग कमेटी खुद उस चीज को यूज नहीं कर पाएगी अपने मन मर्जी से कि चलो मैं तो मैनेजिंग कमेटी हूँ, मैं तो कुर्सी पे चिपक गया हूँ, तो अभी मैं कुछ भी अपना फंड्स का यूज करूंगा. वैसा नहीं होने वाला है. फंड्स जनरल बॉडी का था, वो जनरल बॉडी का ही परमिशन लेना पड़ेगा. आप ये बोलोगे कि नहीं वो तो 1 लाख का था, तो 1 लाख का तो पावर है ना, वो रूटीन एक्सपेंडिचर के लिए है, कैपेक्स के लिए नहीं है. कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैपेक्स बोलते हैं क्योंकि डेप्रिसिएशन लेना है. आपका जो मेन किटी है, गुल्ला के बड़ा सा डब्बा है जिसमें आपने जमा कर करके दबा के रखा, उसमें से निकालने वाले हो, वो फंड आपका नहीं है, वो फंड जीबी का है, तो जीबी से परमिशन लेना पड़ेगा. तो आपका प्रश्न का उत्तर ये हुआ, अगर पंप रिपेयर करना है तो रूटीन एक्सपेंडिचर से आप पैसा निकालो, या
एसजीएम बुलाओ और बोलो कि भाई ये रिपेयर करना है, इसके अंदर 5 लाख रुपए लगने वाला है, पंप का कॉस्ट है 50 लाख रुपए, तो ये 5 लाख रुपए हमारे को अलग से शॉर्ट पड़ रहा है, मेंटेनेंस के बिल में इतना बढ़ेगा। उस समय जनरल बॉडी अगर बोलती है ओके फाइन गो अहेड एंड डू इट, तो आपने कर लिया। लेकिन जनरल बॉडी का डिसीजन उस समय अगर ये होता है, कई लोग बोलते कॉस्टिंग निकालते, जैसे मैंने आपको छोटा मोटा बताया, तो कई लोग वहां पे भी कॉस्ट वाले होंगे, बोलेंगे क्या कॉस्ट है, क्या नहीं है, वगैरह वगैरह। तो जनरल बॉडी में कुछ बुद्धिमान मेंबर ऐसे भी हो सकते हैं, वो बोलेंगे कि नहीं भाई नहीं रिपेयर करना है, रिप्लेस करो। उसके अंदर 2 स्ट्रैटेजी होती है रिप्लेस करने का। रिप्लेस करने का मतलब मुझे फंड्स नहीं देना है अभी, एंड अपना जो जमा किया डब्बे पे पड़ा हुआ है फंड, उसमें से वापरो। और अगर मेंबर बोलते हैं कि नहीं डब्बे में से फंड मत वापरो, तो वो जनरल बॉडी की बुद्धिमानी है। डिसीजन तो जनरल बॉडी का लेना है। अभी सेम टू सेम फॉर्मूला आप लिफ्ट के लिए आजमा लो। अभी लिफ्ट में थोड़ा टेक्निकलिटी है, लिफ्ट के कुछ पार्ट्स अलग अलग होते हैं जो वॉल्यूमिनस अमाउंट के होते हैं। जैसे ऑटोमेटिक लैंडिंग डिवाइस है, उसकी कीमत इतनी है, वो डालना है, तो वो रिपेयर में नहीं आएगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। आप बोलेंगे कि नहीं पूरा बटल का पैनल रिपेयर करना है, उसके अंदर 2 लाख रुपए जाने हैं, है ना, 50 वाले की बिल्डिंग है, बड़ा सा पैनल है, आप खाली पैनल का बाहर का प्लेट थोड़ी ना रिपेयर करोगे, सर्किटरी बोर्ड रिप्लेस हो जाता है उसके अंदर, तो खर्चे बढ़ जाएंगे, वो कैपिटल में चला जाएगा। लेकिन आप ये बोलोगे कि लिफ्ट का फ्लोर गंदा हो गया, उसको पॉलिशिंग कराने का है, तो रेगुलर रिपेयर मेंटेनेंस में जाएगा। आप कहोगे कि मुझे लिफ्ट का एएमसी कराना है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट कराना है, और वहां से पैसा निकालोगे। ये सब का प्रोविजन हम कहाँ पे करते हैं? बजट प्रोजेक्शन स्टेटमेंट, सेक्शन 75 में बजट प्रोजेक्शन स्टेटमेंट का प्रोविजन दिया, जिसके अंदर आपको पहले से ही सारा डिसाइड कर लेना है, मेरा सिक्योरिटी का इतना खर्चा है, मेरा गार्डनिंग का इतना है, मेरा अकाउंट्स का इतना है, मेरा लिफ्ट का इतना है, मेरा बिजली का इतना है, पानी का इतना। रफ ऑल कैलकुलेशंस करके वहां पे आपको प्रोजेक्शंस बनाना है, फिर ही आप आगे बढ़ पाओगे। तो ये पॉसिबिलिटी है, आजकल के सोसाइटी ये सब करना शुरू कर चुके हैं, बड़ी खास करके बड़ी सोसाइटीज, व्हेन इट इज मैनेज्ड बाय, ऐसे हाउसकीपिंग मैनेज करता है बाकी चीजें, ऐसे और भी फंड मैनेजर्स है, एडवाइजर्स है, वो मैनेज करते हैं ये सारी चीजों को लेके। और कोई प्रश्न है राठौड़ साहब? बस ये एक्चुअली लिफ्ट का पैनल वगैरह ये सब रिप्लेस किया, तो दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना? Of course, if it is not going to come under that annual maintenance contract. No, it is not coming under annual maintenance, AMC. तो AMC में आपको डिटरमाइन है ना कि AMC वाला आपको बोलता है मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 आइटम करने वाला हूँ, ये तो डिटरमाइंड हो गया आपका। जो नॉन डिटरमाइंड है, जो नॉन डिटरमाइंड, उसके लिए एडिशनल खर्चा लगना है। हाँ। और वो ऑब्वियसली बड़ा खर्चा लगना है। बड़ा खर्चा का मतलब आप उसको साधारण शब्द में कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ लीजिए। कैपिटल, तो सिंकिंग फंड में इतना अमाउंट है नहीं, तो और रिपेयर नहीं, मतलब रिपेयर फंड में, तो उसके लिए एडिशनल फंड रेज कर सकते हैं। यस ऑफ कोर्स, 100% रेज कर सकते हो, और जनरल बॉडी का परमिशन लेके आप अपने वो फंड को रेज करिए। जनरल बॉडी का डिसीजन है। जनरल बॉडी ये भी बोल सकता है कि 50 रुपया डब्बे में से निकालने का है वापरने के लिए, और 50 रुपया हम लोग अपने जेब से देंगे। प्रॉपरली रिजोल्यूशन करो, रिकॉर्ड करो कितना महीने के लिए लेना है, और वगैरह वगैरह। वो रिजोल्यूशन में ये बोलने की जरूरत नहीं है कि सिंकिंग फंड का, अपना ये रिपेयर फंड का पैसा जो 100 रुपए ले रहे हैं, आपने नहीं दिया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। क्योंकि जो भी कुछ पैसा आप सोसाइटी के जनरल बॉडी में पास करा के ले रहे हो, दैट इज क्लासिफाइड अंडर ए वर्ड कॉल्ड ड्यूज, DUES। जो भी सोसाइटी का ड्यूज है उसके ऊपर इंटरेस्ट आपको देना है, उसके लिए स्पेसिफिक सेपरेट रेजोल्यूशन पास करने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू गणपत साहब फॉर ज्वाइनिंग इन। वी विल टेक आवर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। मिस्टर संजीव शाह प्लीज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। मिस्टर संजीव शाह, आपका वीडियो ऑन कर दीजिए ना प्लीज। चालू है, वीडियो चालू है सर।
You're not able to see? No, sir. Try once more. नहीं चालू है सर. चालू है. चलिए ठीक है सर, पूछिए. मेरे यहाँ पे नहीं Sir, दिखाई दे रहे. yeah, my society collects about 58 lakhs towards sinking fund and repairs fund every year. And last year, what has happened is they have just invested 29 lakhs in fixed deposit, but the remaining 29 lakhs probably they have spent on regular repairs or something, which they have not been able to explain till date. What action can be taken against the committee if they have not invested these funds, statutory funds, in fixed deposits? And what can be the solution for this? If this is recorded in your audited balance sheet, जैसे audited balance sheet में आपको दिखाई देगा कि भाई मेंबर का सिंकिंग फंड 100 रुपए लिया टोटली, और उस ईयर में इन्वेस्टमेंट कितना किया वो भी आपके बैलेंस शीट में दिखाई देगा. जो आप कह रहे हो कि 100 रुपए लिया लेकिन इन्वेस्टमेंट किया खाली 50 रुपया, 50 रुपए का शॉर्टफॉल आप ये कह रहे हो कि रूटीन एक्सपेंडिचर में खर्चा कर दिया. और आप शायद ये भी कह रहे हो कि वो रूटीन एक्सपेंडिचर में खर्चा करने के लिए जनरल बॉडी का अप्रूवल या परमिशन नहीं लिया हुआ है. नहीं लिया. यस. वो भले खर्चा जेन्युइन होगा, बिल होगा, वाउचर होंगे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होगा, वगैरह वगैरह, राइट, वो जस्टिफाई हो जाता है. सेक्शन 77 में मैनेजिंग कमेटी का प्रोसीजरल लैप्स का गलती माफ करने लायक है, वो अथॉरिटी डिप्यूटी रजिस्ट्रार को दिया हुआ. लेकिन आपका बजट प्रोजेक्शन शीट खराब कर दिया. आपका 50 रुपीज जो सिंकिंग फंड पे नहीं गया, जिसका इंटरेस्ट का नुकसान हुआ, नॉन स्टॉप नुकसान होते जा रहे, क्योंकि वो तो पैसा खर्चा हो गया. अब तो वो आने वाला नहीं है कभी भी. और अगर सिंकिंग फंड में जमा होता तो 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल तक वो पड़ा रहता है और इसको इंटरेस्ट आता रहता है ना. 20 साल में पैसा 3 गुना हो जाता है. So the managing committee has conducted negligence and loss to the society. Right. Despite saying, we have genuinely used this amount for the expenditure of the society. Right. But the loss is also evident. Right. It is evident why? Because you did not take GB's permission to use those funds. Right. If GB had allowed it, presuming, which you say it has not been allowed. No. Yeah. Then this interest component would have been on the head of the GB. Right. कि GB बोलता ठीक है वापर लो पैसा, कोई बात नहीं, हमारे इंटरेस्ट का नुकसान होगा, चलेगा. Right. लेकिन आपने 2 गुना किया, GB का परमिशन नहीं लिया, और आपका सिंकिंग फंड का जो इंटरेस्ट कंपोनेंट जो है उसका सोसाइटी का नुकसान गया. इन दोनों की भरपाई आपको अपनी जेब से करनी है. ओके. तो कैलकुलेट करना है, 89A का अर्जी डाल के इंस्पेक्शन लेना है, ये डिटेल्स बताना है कि ऐसा ऐसा हुआ है, ये रेजोल्यूशन कहीं पे भी नहीं है, ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जोड़ना, इंस्पेक्शन होगा, उसके बाद में रजिस्ट्रार तय करेगा कि इंस्पेक्शन रिपोर्ट में ये प्रॉपर एविडेंस है या नहीं. अगर है तो 88 की कार्रवाई करेगा फॉर रिकवरी. आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा नुकसान किधर हुआ है. रजिस्ट्रार बोलेगा नहीं, वो तो सोसाइटी में पैसा वापर लिया ना. राइट. हमने परमिशन नहीं दिया था सर वापरने को आपको, आप हमको बोलते तो अलग से पैसा यूज कर सकते थे. आप पैसा मिलता जनरल बॉडी से, ये जनरल बॉडी का परमिशन लेते. यू आर नोबडी टू यूज माय मनी एट योर विम्स एंड फैंसीज. सीधी बात. या करेक्ट. राइट सर. Thank you sir for joining. Thank you. Next question is by Mr. Ramesh Kelkar, please. Mr. Ramesh Kelkar, please. Mr. Kelkar, unmute that microphone, please. देखिए माइक्रोफोन का सिंबल, उसको अनम्यूट कर दीजिए. Okay, we'll come back to you. Try karo aap. Next question is by Viju Chauhan. Viju Chauhan, madam. Thank you, Hemanji. Thank you, sir. Yes, go ahead. मेरा question है, when the society goes under redevelopment, what happens to the sinking fund? Who can use that sinking fund?
a technical question, but what happens when you go for redevelopment? You can decide to liquidate all those amounts because it is your own fund. You can utilize those amounts, you can liquidate it, you can distribute it, or you can prefer to keep it in a separate fund, which you can classify it as corpus fund, and start the game again over on date of OC after 5 years or whenever you start your complete your RD redevelopment. Yeah, but for that we need to take the approval of the GB. For everything, for every money that belongs to the GB, you have to take approval of the GB. आपने बिजली का बिल भी भरना है अगर आपको, तो भी आपको जीबी का परमिशन लेना है. अब आप ये कहो कि बिल भरने के लिए जीबी का परमिशन कैसे लेंगे? वो सेक्शन 75 में प्रोविजन दिया हुआ है बजट प्रोजेक्शन शीट का. उस बजट प्रोजेक्शन शीट में आपने खर्चे का प्रोविजंस दिया हुआ है जिसके अंदर बिजली का बिल भी लिखा हुआ है. आप अपनी मर्जी से कैसे करने लगोगे? Anyway, thank you, madam, for joining in again today. Thank you. Thank you. Thank you. Ramesh, are you available? Can you hear me, sir? Yes, please. Go ahead, Ramesh. Thank you, sir. Sir, the bylaws typically says to calculate the sinking fund at the rate of 0.25% at the cost of construction of each flat. Now, when we consider the cost of each flat, we have to consider the area of each flat. Now, my question is, while considering the area of each flat, we have to consider only the area of the flat, or if the area is also attached with the terrace and the garden with each flat. Okay. Because now the answer is any place in your occupation or position. Yeah. You have to pay this fund, this cost, the expenditure proportionately. Now, what is that space size can be determined only by the architect's report. If the architect says कि रमेश जी के पास में 500 स्क्वायर फीट का फ्लैट है और 500 स्क्वायर फीट का टेरेस है, right. तो दैट स्टेटमेंट जो मैंने अभी आपको डिस्प्ले किया थोड़ी देर पहले, वैसा वाला एक स्टेटमेंट उसे बना के डिटेल में बोलना पड़ेगा कि रमेश जी के पास में फ्लैट एरिया 500, टेरेस एरिया 500, बालकनी एरिया 20, ये सब मिला के 1020 का एरिया है, तो इसके हिसाब से कैलकुलेट करना है. तो दैट स्टेटमेंट is not dependent on your agreement now. Okay. That statement is dependent on the architect's certificate. Okay. Now that architect certificate is dependent on what? On the area of the sanction plans. Okay. The sanction plan area says रमेश जी का फ्लैट तो 492 स्क्वायर फीट है. Right. आपने और बिल्डर ने मनमानी करके या साठ गांठ करके या कॉन्स्पिरेसी करके या ना करके या इग्नोरेंस में या अज्ञान में उसमें आपने फ्लैट का एरिया 510 लिख दिया हुआ है. पॉसिबल है और ये लोग करते भी है. कुछ कारण है, टैक्सेशन के कारण है उसके अंदर. जबरदस्ती वैल्यू इन्फ्लेट करना या डिफ्लेट करने का कंपोनेंट है. रिडेवलपमेंट के टाइम पे डिस्प्यूट करने का है. इन्हें देखो मेरा तो एग्रीमेंट में तो 510 लिखा हुआ है, लेकिन सैंक्शन प्लान्स तो 492 का है, तो 510 का एरिया आया कहां से? अब वो जस्टिफिकेशन होगा सुपर बिल्ट अप एंड ये वो वगैरह वगैरह. बट द फाइनल प्रिसाइडिंग फिगर, irrefutable figure for all legal purposes will be only the sanction plans figures. Sanction plan. Because the sanction plan is sanctioned, prepared, etc. by the architect and had it approved by the municipal authority, BMC, PMC, जो भी होगा वो. So figures as per the sanction plans, certified by a registered architect, will give you the area for which you are liable to pay dues to the society and liable to receive relevant benefits during redevelopment and other things. But do you mean to say that the
the area mentioned in the conveyance deed or index 2 will vary from the approved plan? Can vary from the approved plan? The sanction plan, I will not say approved, the sanction municipal plan Sanction plan. Yeah, sanction is the plan. final figure. Okay. Okay, it is an statutory figure. Okay. Index 2 is based on the figures you put in the agreement. वो जो SRO है ना, रजिस्टर ऑफ सब एश्योरेंसेस, जहाँ पे आप सेल डीड वगैरह वगैरह जो करते हो, हाँ जी, वो नहीं देखता ये सब चीजें। बोला अच्छा ठीक है, क्या रमेश जी क्या फिगर डालना है? आपने बोला देखो सर एग्रीमेंट में 510 लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, वो टाइप कर देता है उधर, आप खुश हो जाते हो, मेरा फ्लैट के एरिया मैजिकली 18 स्क्वायर फीट बढ़ गया। अगले वाले एग्रीमेंट पे जब थर्ड सेल करने को जाओगे तो 520 करा देना, उसको क्या फर्क पड़ता है? वो तो बोलता है 492 के अगेंस्ट में मैं 520 का स्टैम्प ड्यूटी लूंगा, isn't it? देना चाहिए था 492 के अगेंस्ट में एक्चुअली। तो कहाँ से मिस्टेक या मिसचीफ होता रहा है? वो सैंक्शन प्लान से और कुछ बोला, फिर फर्स्ट एग्रीमेंट में और कुछ लिखा, फिर सेकंड में कुछ और लिखा, फिर थर्ड में और कुछ लिखा, फिर वो फर्स्ट वाले को इनकम टैक्स के और फिगर दे डाला, सेकंड वाले ने इनकम टैक्स का और कोई फिगर डाला, वहां पे और कोई क्लेम्स करने लगा, बेनिफिट करने लगा, वो LTCG और वगैरह वगैरह का लॉन्ग टर्म कैपिटल का सब जो चक्कर चलता है, मैनिपुलेट है। यू नो व्हाट नाउ रमेश जी? हाँ जी, government is starting this unique identification number for the properties. yeah. When they start this thing, when it is implemented, कुछ जगह पे हो गया already. So when you go to register an agreement now, you have to put in that UN number. And in that UN number, now you will not be able to put any figure मनमानी का। सोसाइटी में सुनते हैं ना, मनमानी नको करूँ। So that figure is not determined. Why is the government doing this thing? Because of the same reason which you have just asked. कुछ भी डालना अब वो बंद हो जाएगा वन फाइन डे, है ना? चीटिंग भी नहीं होगी, क्योंकि रमेश जी का प्रॉपर्टी वो अनिल भाई ने अपने नाम पे करा लिया, ऐसे तैसे करा के, वो भी बंद हो जाएगा। क्योंकि जो SRO वो देखेगा, अरे UN नंबर में तो रमेश जी का नाम लिखा हुआ है, ये कौन आ गया बेचने के लिए? अनिल कहाँ से आ गया बेचने के लिए? So these are all things being streamlined. There is, of course, not only this factor, there is various other factors also which are being streamlined. Anyway, thank you, Mr. Kelkar, for joining in today. Thank you very much. Thank you, sir. Our next question is by Mr. Uday Kumar Tandil, please. Tandil sir. सिंकिंग फंड विड्रॉ जो अमाउंट निकाल गया पेट्रोल लेके, उसको यूटिलाइज नहीं हुआ, और कमिटी चेंज होने के बाद वो रिफंड करना, पूरा रिफंड कर दिया। उसके साथ साथ जो अनयूज्ड फंड था सोसाइटी के पास, उसमें से इन्वेस्टमेंट करके 4 लाख और सिंकिंग फंड में डाल दिया। ये किया मैनेजिंग कमेटी के ऑफिस बेयरर ने। एमसी में जब क्वेश्चन किया तो बोला वो इन्वेस्टमेंट करके उसमें अपने ब्याज पे ब्याज मिलेगा। ये क्वेश्चन आया एजीएम में। एजीएम में वो ऐसा रास्ता निकाला बाय मेजॉरिटी डिसीजन कि अभी आगे सिंकिंग फंड भरो ही मत, जो 4 लाख हुआ है कट होने तक वेट करो। अंडल साहब वो फॉर्मूला बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप सिंकिंग फंड में जो लिया मेंबर से सिर्फ और सिर्फ वही आप सिंकिंग फंड एफडी कर सकते हो, क्योंकि आपको रजिस्टर में लिखना भी है 100 रुपए आया, 100 रुपए की जगह पे आप 110 रुपए लिख रहे हो या 90 रुपए लिख रहे हो। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज मटेरियल ऑल्टरेशन। अगर आप सेक्शन 146 देखेंगे एमसीएस एक्ट में, तो मटेरियल ऑल्टरेशन का पनिशमेंट दिया हुआ है, फॉल्सिफिकेशन का फिगर दिया हुआ, फंड कलेक्ट किया और नहीं डिपॉजिट किया बैंक में, उसका भी पनिशमेंट लिखा हुआ 146 147। तो अगर इसका समाधान करना है तो जैसे मैंने संजीव साहब को बताया, 89A का इंस्पेक्शन डालिए, व्यवस्थित एक्सप्लेन करिए और बोलिए कि ऑथोराइज्ड ऑफिसर को अपॉइंट करके इसको रेगुलराइज।
और जो भी डेफिशिट है या डिफिकल्टीज है, लॉसेस है, डिटरमाइन करना का you can do this thing determining by through your own private chartered accountant, take a certificate. He will be classified as your expert for purposes of only disputes filing in the court. रजिस्ट्रार उस चीज को नहीं मानने वाला, लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई एक डिस्प्यूट पे परिवर्तित करके कोऑपरेटिव कोर्ट में फाइल करते हैं, तो आपका जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक्सपर्ट ओपिनियन कोर्ट को कंसिडर करेगा. देयर इज अ प्रोविजन इन लॉ टू कंसिडर an expert opinion given by a certified professional. सर क्वेश्चन ये है कि ये जो 4 लाख रुपए विदाउट कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंबर अगेंस्ट द सिंकिंग फंड, वो जो इन्वेस्टमेंट के उद्देश्य डाला है, ये तो 154(b)(17) का उल्लंघन है. इन्वेस्टमेंट Yes. वे ऑफ सिंकिंग फंड. तो इसके लिए जो रास्ता चुना गया है कि रहने दो 4, 5, 10 साल ये सिंकिंग फंड भरेंगे ही नहीं, इसके ऊपर क्या समाधान कर सकता है? ये इट इज अ डिसीजन ऑफ ऑफिस बेयरर ओनली, नॉट अ मैनेजिंग कमिटी ऑल्सो. No, sir. That is negligence, omission. 73(1) में देखेंगे, पेपर्स आपको दिखेंगे, उसको समाधान तो करवाना ही पड़ेगा. अच्छा, उपाय वही है, डेप्यूटी रजिस्ट्रार को बोलो इन्वेस्टिगेट करने को, अथॉराइज्ड ऑफिसर को अपॉइंट करने को बोलो, और जो इन्वेस्ट किया हुआ है उसको स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग बुलाओ, ये रिपोर्ट अथॉराइज्ड ऑफिसर का रिपोर्ट के बेस पे डिसीजन रेक्टिफाई करवाओ और उसको स्ट्रीमलाइन करो. थैंक यू. Thank you, sir, for joining in. Next question is by Mr. Naveen Jain. सर, जैसे जनरल मेंबरों का ये व्यू रहता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट रहता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो उसमें सोसाइटी इज नॉट ए प्रॉफिट जनरेटिंग फर्म, समझो. एंड हर साल अगर डेफिसिट भी होता है तो चलता है, क्योंकि डेफिसिट नहीं होगा अगर तो मेंटेनेंस बढ़ाना पड़ेगा. मेंटेनेंस बढ़ाने को कोई एग्री नहीं होता है और बोलते हैं कि डेफिसिट इज अ नॉर्मल थिंग्स, कि सोसाइटी डेफिसिट भी हमेशा होनी चाहिए. तो अगर सोसाइटी सालों साल डेफिसिट रहेगी तो जो फंड जाना है, जो अमाउंट फिक्स डिपॉजिट में जो फंड का जमा कराना है, वो तो होगा ही नहीं. इट्स इम्पॉसिबल, टेक्निकली इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि दैट इज बीइंग यूज्ड रूटीन में, वो यूज हो रहा है, तभी डेफिसिट हो रहा है. तो फिर इसकी मेंबरों की लायबिलिटी है या मैनेजिंग कमेटी की लायबिलिटी, किसके ऊपर ये आएगा? आप ये कह रहे हो कि मेंबर ने बोला कि ये सारे गलत काम करते चले जाओ, आपका कहने का मतलब ये है? नहीं, मेंटेनेंस नहीं बढ़ाओ तो डेफिसिट में नेचुरली जो प्रॉफिट एंड लॉस माने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, नेचुरली इट विल बी डेफिसिट, क्योंकि एक्सपेंडिचर इज मोर देन द मेंटेनेंस. करेक्ट है सर, आई अंडरस्टैंड, बट फ्रॉम सिक्योरिटी को 100 रुपया देना है, कलेक्शन Yes. आपने जनरल बॉडी से 90 रुपए लिया, डेफिसिट लिया, यस, तो 100 रुपया सिक्योरिटी को आप कहाँ से दे रहे हैं? मेरा प्रश्न आपसे ये है. वो 10 रुपया जो बैलेंस होता है वो वहां नहीं जा रहा है, फंड में नहीं जा रहा है, दैट इज बीइंग यूज्ड टू पे द सिक्योरिटी एंड दैट इज द नेसेसिटी, वो तो देना ही देना है. So you are saying कि you are withdrawing some money from funds, FUNDs, and using it as a routine expenditures. Yes, by the consent of the general body, ultimately, money indirectly, because they are not ready to increase the maintenance. Then you can just simply file anybody, even third party Anil Bhai can file proceedings against the society to liquidate it, because the objectives of the society is not being met. Total बनिया की दुकान का काम हो रहा है, all violations are happening within the conspiracy, so it can be done. But now supposing if you are a member, you say to the registrar कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है, आप वो इंस्पेक्शन करवाइए 89A का और उसको स्ट्रीमलाइन करने का प्रोसीजर करिए. अगर रजिस्ट्रार बोलता ठीक है और अथॉराइज्ड ऑफिसर आता है और अथॉराइज्ड ऑफिसर
एसजीएम कंडक्ट करता है और ये पॉइंट पुट अप करता है जो आपने भी यहाँ पे पुट अप किया है। अब जनरल बॉडी अगर ये बोलता है, देखो रिकॉर्ड बनाना है उस चीज का, है ना, कि सोसाइटी में बनियागिरी हो रही है या नहीं हो रही है। तो बनियागिरी हो रही है नहीं हो रही है, इसका एविडेंस चाहिए होगा, क्योंकि रजिस्ट्रार को भी तो एक बहाना चाहिए ना आपको लिक्विडेट कर देने का। तो लिक्विडेट करने का बहाने का जो रीजन है वो आपका एथोराइज्ड ऑफिसर देगा आपके 89A के बेस पे। तो 89A किया, उसके बाद में एथोराइज्ड ऑफिसर आया, उसके बाद में उसने एसजीएम बुलाया और आप सब ने ये मिलके बोला कि नहीं, बनियागिरी जो हो रहा है ना वो चलने दो, वैसे ही चलने का। वो अपना रिपोर्ट बना के दे देगा कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोसाइटी इज नॉट मेट। आपने जब सोसाइटी रजिस्टर किया तो क्या लिख कर दिया आपने वहां पे? डिक्लेरेशंस कुछ लिख कर दिया हुआ है, अगर आपको याद हो तो कुछ तो लिख कर दिया है आपने, हाँ, है ना, कि मैंने मेरा सुचारू रूप से ऑब्जेक्टिव, चले। यस, ऑब्जेक्टिव पूरा करें। ऑब्जेक्टिव नहीं मीट हो रहा है यहाँ पे। इतना सब करना ही नहीं करना है, वो जनरल बॉडी नहीं सोचने वाली है। इसके लिए कोई थर्ड पार्टी भी कर सकता है। इसीलिए मैंने बोला कोई वो दिल्ली से एक लेटर डलवा दीजिए कि ऐसा ऐसा परिस्थिति हुआ, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको दे। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो लगने वाला है आपको। और वो जो अथॉरिटी है डिप्यूटी रजिस्ट्रार, ही बीइंग ए स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, उसको अगर कानून का उल्लंघन का कोई कंप्लेंट आता है किसी के पास भी, मेंबर हो या नॉन मेंबर हो, तो उसको कार्रवाई तो करनी करनी है। वो ये नहीं बोल सकता है कि आप मेंबर नहीं हो तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक योर कंप्लेंट। ही कैन नॉट से दैट, अनफॉर्चुनेटली ही कैन नॉट से दैट। यस, सो ट्राई करिए, इट इज वर्थ एन एक्सपेरिमेंट। कैरियर एनहांसमेंट होता है, हाँ, है ना, और शायद से थोड़ा बहुत समाज सुधार भी हो सकता है। समाज सुधार में सोसाइटी सुधार। एनीवे, थैंक यू जैन सर फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर लक्ष्मण राज। मिस्टर लक्ष्मण राज, नमस्ते सर। नमस्ते लक्ष्मण जी। अगर हाँ सर पूछिए सर। सर आज टीचर्स डे है। मेरे को जो आपने ज्ञान दिया है इतने सालों से, आई रियली अप्रिशिएट। आप आगे कुछ भी बोले उसके पहले मैं ये, रियली लक्ष्मण जी आप आगे कुछ बोले उसके पहले मैं अपने दोस्तों को ये बोल दूं कि हम एक दूसरे को ज्ञान देते हैं, हम एक सर, दूसरे जो से आप सीखते हैं। आपने जो इतना त्याग दिया है, इतना जो सिखाया है, आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर फ्रांसिस मेनेजिस। मिस्टर फ्रांसिस मेनेजिस। Yes, sir. Go ahead, Sir, sir. this regarding the repairing of the building, usually after structural audit, after giving a explanation to GB about the structural audit repair and all, the few members of greedy and fear of redevelopment they require. How to go about this thing? Some few members. Why are you collecting the money? Money is already there in the sinking fund for structural audit repairs and other things and all. So even though the 3 to 4 people hijack the meeting and they want redevelopment. So once the architect has given the repair structure, how can you go for redevelopment? That is a question, sir. The question should be, is the majority running the society or is the minority running the society? Now, presuming if you have got 100-member society, 50 members or let us say 30 members only join in the GB meeting, AGM हो SGM हो कुछ भी हो, तो 30 मेंबर का सिंपल मेजॉरिटी होता है 16 मेंबर,
Agreed, Mr. Francis? Yes. जैन साहब, आपका भी विचार चाहूंगा मैं बीच में, अगर आप पुट इन कर दे आपका विचार तो। हाँ, मेजोरिटी सिंपल मेजोरिटी का डिसीजन लेके काम करना है। उसमें से 16 में से 16 का सिंपल मेजोरिटी है, 30 लोगों ने अटेंड किया, 3-4 लोग बोलते हैं कि ऐसा करना है वैसा नहीं करना है। तो जैन साहब, आप क्या कहते हो कि क्या करना चाहिए? वो 3-4 का हिसाब करना चाहिए या सिंपल मेजोरिटी का? कानून क्या कहता है आपके हिसाब से? simple majority will prevail. The decision of simple majority ही मान्य होगी। चलिए ठीक है, आर्गुमेंट के लिए हमारे पास एक 2-4 मिनट है यार। आर्गुमेंट के लिए वो 4 मेंबर बोलता है नहीं हमारा सुनना ही पड़ेगा, क्या करना चाहिए इनको? सोसाइटी को क्या करना चाहिए? वो हर सोसाइटी में चलता है ना दादागिरी, 1 या 2% मेंबर्स दादागिरी करने वाले होते ही होते हैं। तो क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? वोटिंग ही कराना, वोटिंग माने एनी प्रपोजल शुड बी पुट टू वोट। वन ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन कुछ और है क्या? सेकंड ऑप्शन तो फिर उसको एडजॉर्न करके ऑथराइज ऑफिसर को मीटिंग के लिए बुला लो। वेरी गुड ऑप्शन, सेकंड हो गया। कोई थर्ड भी है क्या? टंडन साहब, आप कुछ इनपुट देना चाहते हैं? आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है, कुछ जरा माइक्रोफोन का करिए। आवाज थोड़ा जोर से बोलिएगा। उसका जो चेयरमैन कंडक्ट करना चाहिए। जो 3-4 लोग हैं उन्होंने यदि परमिशन दिया है बोलने का, दिया गया तो आखिरी दम तक जितना बोलना है वो फिजिकली किसी को डैमेज नहीं होते होते जो बात करते हैं लेकिन उनकी बात खत्म हो जाएगी। चेयरमैन ने डिसीजन लेना है, ये मुझे ऐसा लगता है। जैन साहब ने ये बताया कि वोटिंग करो, आपने बोला कि चेयरमैन का वेटो पावर यूज करो, करेक्ट? आप वही बोलना चाह रहे हैं टाटा से। और वो 3-4 मेंबर को वोटिंग के माध्यम से हाउस को, और अगर वो 3-4 मेंबर को तकलीफ है, जनरल बॉडी का रिजोल्यूशन होगा, उसको कोऑपरेटिव कोर्ट में जाना चाहिए एक। और अगर वो 4-5 मेंबर फिर भी शोर कर रहे हैं, वहाँ पे मीटिंग को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, बाकी जनरल बॉडी की मीटिंग एक लीगल प्रोसीडिंग है ना? तो चेयरमैन का पावर को चेयरमैन बोलना चाहिए कि आई एम टेलिंग यू टू गो आउट ऑफ द मीटिंग। चेयरमैन के पास ये अथॉरिटी है या नहीं है सर? आपको क्या लगता है? नहीं, उसको आउट करने का चेयरमैन को पावर। साहब, आप क्या कहते हो? चेयरमैन के पास ये बोलने के लिए कि आप मीटिंग को डिस्टर्ब कर रहे हो, आई एम द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द मीटिंग, बरोबर है? आई एम द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। कंडक्ट करने का और हाउस को बरोबर रखने का काम किसका है? चेयरमैन का है। चेयरमैन का लायबिलिटी है कि हाउस प्रॉपर्ली कंडक्ट करे, या तो उसके पास पावर है मीटिंग को एडजर्न कर दे, या मीटिंग को सीने परमानेंटली एडजर्न, या तो वो एडजर्न करके बोले कि ठीक है आधा घंटे के बाद नेक्स्ट मीटिंग कॉल करते हैं, या तो इसी एजेंडा को तो बायलॉ नंबर 107 या 108 में प्रोविजन है अगले 30 दिनों के अंदर मीटिंग कर सकते, या तो वो ये बोले कि आई एम द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, यू आर कॉजिंग nuisance to the members, you are threatening, you are not allowing the business to be conducted further, I am telling you to go out of the meeting. So the chairman has this power, लेकिन ऐसा कोई टिपिकली यूज नहीं करता है, पर उसको ऐसा करना चाहिए।
Anyway, thank you, Tanil sir. Thank you, Jain sir. And Mr. Francis also thanks to you. Thank you, sir. Mr. Ganpat, you have any further question? Last question? हाँ, yes sir. Every 5 year construction cost का AR से सर्टिफिकेट लेना every 5 year में लेना है ना, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का AR सर्टिफिकेट। AR का जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, मेरा सुझाव है एवरी 5 years में लेना। क्यों उसका मेरा क्यों कहना है ऐसा? क्योंकि कुछ एजेंसीज हैं, फ्राइडे एंड नाइट करके और भी एजेंसीज हैं जो कैलकुलेट करती रहती है प्रॉपर्टी का प्राइसेस आपके अलग अलग एरिया में, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। उनका ऐसा कहना है कि प्रॉपर्टी का इतना एप्रिसिएशन इस एरिया में होता है। Which company, sir? Which company? Frank and Knight. There are various property aggregators who do all this analysis. You can find out about the property analysts on Google and do it. So these people say कि आपका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर्स अप्रोक्सीमेटली 5 साल में चेंज होता है। अभी छोटा मोटा चेंज हो रहा है, 0.5% या आधा 1% या 2%, इट इज फैक्टर्ड इन बिकॉज द नेक्स्ट 5 years विल टेक केयर ऑफ इट। ना 2020 में किया, 2020 में आपको लगता है कि नहीं 0.5% का ही चेंज है, चलो छोड़ दो उसको, कुछ मत करो। लेकिन 2025 में जब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगा तो टिपिकली आपको कुछ ना कुछ परसेंटेज आपका फैक्टर हो जाता है उसके अंदर, तो लेटेस्ट डेट का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ जाता है। 5 साल में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट चेंज करना है, 2 साल में करना है, 3 साल में करना है, 10 साल में करना है, इसका डिसीजन आपको जनरल बॉडी से लेके आपका बायलॉ अमेंड करके आपको रिकॉर्ड करवाना पड़ेगा। आज के दिन पे बायलॉस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का सेक्शन 353 के विपरीत में दिया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि हर 3 साल में स्ट्रक्चरल ऑडिट करना है। वेयरएज बीएमसी एक्ट बोलता है ओसी के 30 साल होते ही आपको पहला स्ट्रक्चरल ऑडिट करना है और उसके बाद में हर 10 साल में करना है। हाउएवर बीएमसी इज एम्पावर्ड टू टेल यू कि बाहर से बिल्डिंग आपकी खराब लग रही है या आपका ग्रॉस इंक्रोचमेंट्स हुआ है या हमारे सैनिटेशन सीवेज वगैरह ने आके चेक किया, आपने ये सारे चेंजेस किया हुआ है, तो आई एम ऑर्डरिंग यू टू डू स्ट्रक्चरल ऑडिट वंस अगेन। So they have got power to tell you to do structural audit anytime they wish to, depending on their own discretion about their building. But the act says 30 years from date of OC and 10 years thereafter. और सोसाइटी का बायलॉज आप देखेंगे, जो मैंने पहले भी बताया, सोसाइटी का बायलॉज टिपिकली आपका है टेनेंट पार्टनरशिप बायलॉज है। आप अपने बायलॉज की पुस्तक उठा के देखिए, पहले पेज में यही लिखा हुआ, वो bylaws are applicable to those MHADA and those CIDCO type societies. आप अपने bylaws को आपके तौर तरीके से टेलर मेड करिए, कस्टमाइज करिए, and then you can implement that. Anyway, thank you, Mr. Rathore, for joining in. Thank you very much. Now we will conclude with the permission of all our friends. We will conclude today's webinar. Thank you all friends for attending and supporting this knowledge and experience sharing webinar. Wishing all friends a healthy and peaceful life forward. Thank you all friends. We'll meet next Saturday. Thank you. Bye-bye. Namaskar.